बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी सियासत की वो शख्सियत जिनके बगैर सियासत अधूरी अधूरी सी लगती है और जो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। अमर सिंह जी, आपका इस्तकबाल, कैसे हैं? बस आपकी जी दुआ है, अल्लाह का करम है। ये जो अमर सिंह की ताकत है, सियासी ताकत, इसका राज क्या है? सबसे पहला सवाल यही है कि हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और आपके बगैर सियासत अधूरी अधूरी सी लगती है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की। मैं जिसे आप ताकत कहते हैं, जी, मेरी नज़र में वो ताकत ही नहीं है, वो इल्म है। इल्मी होना और ताकतवर होना, ये दोनों एकदम जुदा जुदा चीज़ें हैं। इल्म दो तरह से होता है, या तो ज़िंदगी और सियासत और समाज की दुश्वारियों में शिरकत करके, उसमें रम के, उसमें जूझ के, जद्दोजहद करके, या तो फिर किताब पढ़कर। बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल की किताब जिसने पढ़ी होगी और अल्लामा इकबाल के साथ जो रहा होगा, सर सैयद के मूवमेंट में अलीगढ़ में और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के मूवमेंट में बनारस में जो रहे होंगे, उनको पता है कि यूनिवर्सिटी बनाना, चलाना, खोलना, बिल्कुल, ये मोहम्मद अली जौहर की तरह जैसे आजम भाई कर रहे हैं, उस तरह से बच्चों का खेल नहीं है। कुछ तो बात है कि मालवीय जी को लोग आज तक नहीं भूले, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है लेकिन मुसलमानों का इस्तकबाल है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है लेकिन वहाँ हिंदुओं का इस्तकबाल है। तो हिंदुस्तानियत की मिट्टी की जो खुशबू, उसको लेके आप चल रहे हैं। इन दोनों ने लेकर के काम किया। नहीं, मैं नहीं चल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी लेके चल रहा है। बिल्कुल। आपका चैनल लेके चल रहा है। इसलिए जहाँ इतनी चैनल हैं उर्दू के लिए और उर्दू बोलने वालों के लिए, जितना ज़्यादा काम जी सलाम ने जो काम किया है, उसके लिए मैं आपको सलामी भी देता हूँ। जो आपने पूछा कि आपकी ताकत का राज, ताकत का राज है कि मैं जो भी बात है बड़े खुलेपन से करता हूँ। इसका अंजाम क्या होगा और इससे कितना नफ़ा और नुकसान होगा, इसकी परवाह नहीं करते। इसकी परवाह मैं नहीं करता। लेकिन एक बड़ी यूनिक सी बात मुझे लगी, जब आपने बातचीत की शुरुआत की तो आज़म भाई कह करके किया, आज जो है मुखातिब आज़म खान को, और बड़ी कड़वाहट चलती रहती है। सुना है कि बहुत ज़्यादा कश्मकश रहती है दोनों के दरमियान, 36 का आंकड़ा रहता है। तो आज आज़म भाई के ऊपर अचानक मोहब्बत कैसे उमड़ पड़ी? एक तो ये जी सलाम है जी, दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत बोला, मैं चुप रहा बहुत दिन तक। जी, इधर मैंने बहुत बोला, वो चुप रहे। तो हमने कहा वो जब अब वो उनके बोलने पर मेरी चुप्पी रही, मेरे बोलने पर अब उनकी चुप्पी है, तो ऊपर वाले पर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि अपने अंदर की एक ताज्जुब, एक नफ़रत किसी के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई गलत है, खामोश हो जाइए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। तो क्या भतीजे को भी माफ़ कर देंगे या उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देंगे, अखिलेश यादव को? देखिए, सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आप अपने मन से उतार दें। मैंने 2 बार ये खुला बयान दिया कि वो हमारा चिन्हित राजनीतिक दुश्मन है। बिल्कुल, मतलब मेरा चिन्हित सियासी दुश्मन है। इसके बाद लगातार कई बयानों में उन्होंने कहा कि रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, हमारे अंकल थे, हैं और रहेंगे। मुलायम सिंह जी तो कहते हैं कि भाई मेरे दिल का टुकड़ा है अमर सिंह, और वो मतलब जो है वो मुझसे अलग हो सकते हैं लेकिन दिल से कभी मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकता। तमाम तरह की मोहब्बत है, फिर ऐसा क्यों, सुनी क्यों नहीं गई? ऐसा ये आप उनसे पूछिए जी। और मुलायम सिंह का जूता होगा और मेरा सर होगा अगर इसमें एक लफ्ज़ भी झूठ होगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने कहा एक दिन, बड़ी अच्छी बात कही, ईमानदार बात कही, कि आप जज्बाती आदमी हैं, आप जज्बात के लिए, रिश्ते के लिए सियासत छोड़ देंगे, और हम सियासी आदमी हैं, हम सियासत के लिए सबको, आपको भी छोड़ देंगे। और ये उन्होंने साबित किया। उन्होंने मेरे घर शिवपाल जी को भेजा, ये अमर सिंह के होने से
राम गोपाल यादव, गोपाल आजम खान नाराज हैं, आजम खान और अखिलेश नाराज हैं। हाँ। और हम उनको बेहद प्यार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खुलेआम हमसे न मिले, हमारे घर के पिछवाड़े से हैं। तो मैंने कहा मैं सियासी तवायफ नहीं हूँ कि चुपके से आऊँ, आपके साथ रात बिताऊँ और सुबह कोई देखे इसके पहले मैं अपनी रावणगी का इजहार कर दूँ। तो ये तवाइफी रिश्ता नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और मैं नहीं रखूँगा। और उसके बाद मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया और मैं फिर चुनौती देता हूँ कि मुलायम सिंह जी ये कह दें कि उन्होंने ये शर्त नहीं रखी। फिर गायत्री प्रजापति जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, जी हाँ, जिसको एक बार अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला के बंद करने की धमकी तक अखिलेश साहब ने दी, जो खनन के मामले में आज तक जेल से छूटे नहीं हैं। उन्होंने, मैंने कहा जयप्रदा जी हमारा मुसीबत में काफ़ी साथ रही, हालांकि सियासत में उनको ले आने वाले एनटी रामाराव, राज्यसभा में मैं नहीं लाया, यह साफ कर दूं आपके प्रोग्राम के जरिए। राज्यसभा में वो तेलुगु देशम पार्टी से एमपी नहीं, सियासत में उनको एनटी रामाराव लाए, राज्यसभा उनको चंद्रबाबू नायडू भेजे और आजमगढ़ का टिकट उन्हें जनाब आजम खान ने दिलवाया। तो उन्होंने कहा रामपुर का कि मुझे नूर को हराना है, इसलिए मुझे हूर चाहिए, ये उन्होंने कहा। और हम पूरे इस मसले में बेनूर थे। लेकिन जब बदतमीजियों का दौर और सिलसिला बढ़ा तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि मुंबई के सभी कलाकार मुझे जानते हैं। अमिताभ बच्चन साहब हमारे दोस्त थे। हाँ थे। अभी रूमी जाफरी साहब जो फिल्मों में लिखते हैं लेकिन बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े हमारे दोस्त हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा, खुद देखने के बाद कहे आपको देख के एक जुमला कहिए, नज़म कहिए, याद आ रहा है कि अपनों ने प्यार से, गैरों ने मक्कारी से, हमको तो सबने लूटा देखो बारी बारी से। अगर अमर सिंह जी के बारे में कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं, चीज़ों को समझते हैं, बारीक निगाह रखते हैं सियासत पर। फिर क्या वजह हुई कि क्यों लोग इतने दुश्मन हो गए? और अगर आपके और अखिलेश के दरमियान की बात करें हम, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी एज में और उनकी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो खुद भी कहते हैं कि आप ये बताइए क्या वजह है, आप ये बताइए क्या वजह है कि लोग नरेंद्र मोदी के दुश्मन हो गए? देखिए, योग्यता बाधा हो जाती है जी। अगर नरेंद्र मोदी बैसाखी सरकार के प्रधानमंत्री होते, 2-4 वोट वाली पार्टी के नेता जो वजारत कर रहे होते, वजीर होते, तो उनका भी एक दाम होता जी। अब इतने बड़े बहुमत से एक आदमी आ गया और अकेले वही प्रचार कर रहे हैं। न शत्रुघ्न भाई हैं, न हेमा जी हैं, न धर्मेंद्र जी हैं, बीकानेर से खड़े हुए थे, वो भी बीजेपी से, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ। पूरे गुजरात के चुनाव में कोई भी हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है। एक टाइम में दीपिका चालिका जो सीता थी जी, और अरविंद त्रिवेदी जो रावण थे, उन तक को शामिल कराया गया। तो त्रिपुरा में चुनाव हो, गुजरात में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, तो हर जगह नरेंद्र मोदी हैं। और हर चुनाव के पहले उनके ही दल के कुछ बड़े लोग बोलते हैं कि अब की बार आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। एक शख्स ने नहीं कहा कि गुजरात में वो जीतेंगे। मैंने कहा जीतेंगे तो लोगों ने कहा मैं दलाली कर रहा हूँ। मैंने दलाली नहीं की। हमने कहा केशुभाई पटेल की बैसाखी, ये जो पटेल लड़के हैं उनसे ज़्यादा बड़ी, मजबूत और पुरानी है। बिल्कुल। तो पटेलों को खड़ा कर दो और बांटो वोट को, ये हरदम होता रहा है। लेकिन इसका असर मोदी जी पर नहीं पड़ा। जीत कम हो ज़्यादा हो, जीत होती है। सच बात है। अगर कांग्रेस को 99 मिलती तो क्या कांग्रेस कहती कि ये जीत नहीं है, उसका ढिंडोरा पीटती? तो गुजरात जीत गए, त्रिपुरा जीत गए और बाकी जगहों पर भी जो नागालैंड जीत गए, बाकी जगह सरकार बना ली जैसे कैसे। और ये जो हार है, बहुत हाथ जोड़ के बोलता हूँ, योगी जी बुरा न माने, मठ के बूथ पर कितना वोट मिला है। योगी जी का बयान हम ईद नहीं मनाते, हमको ईदी से मतलब नहीं। मोदी जी का बयान है, जब जॉर्डन के सदर आए यहाँ, जी, हम इस्लाम के विरोध में नहीं हैं।
आतंकवाद के हैं, आतंकवाद के, दहशतगर्दी के विरोध में। और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। राजस्थान का उपचुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, बिहार का उपचुनाव, और ये कहना कि देखो लालू जी के साथ ऐसा किया तो क्या हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लालू जी की मुसीबत का सबब और मुलायम सिंह की भी मुसीबत का सबब मोदी जी नहीं है। मुलायम सिंह जी और लालू दोनों के ऊपर एक साथ, ताकि देश से यादवों की सियासत ख़त्म हो। जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और सीएम इब्राहिम पार्टी चलाते थे, तो उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने चारा घोटाला लालू जी के मुखालिफ और आयुर्वेद घोटाला मुलायम सिंह के मुखालिफ ये केस दर्ज किया। आयुर्वेद घोटाले में आज भी बलराम यादव आजमगढ़ के वो छूटे नहीं, पूरी तरह से चल रहा है। मुलायम सिंह बेदाग निकले। और चारू घोटाला जो उस समय का चालू हुआ, ये अस्थाना साहब ने नहीं चालू किया है, ये जोगेंद्र सिंह साहब ने चालू किया है। और जोगेंद्र सिंह साहब ने जो चालू किया उसमें जगन्नाथ मिश्रा वगैरह सबकी शिरकत हुई। वो अब पका है, लेकिन बदनामी किसकी हो रही है? मोदी जी ने देखो अंदर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब कार्तिक चिदम्बरम ने जो 25 जगह अकाउंट खोले हैं, क्या मोदी जी ने जाकर के अकाउंट खुलवाए हैं? अकाउंट आप खोलो, 2 नंबर के पैसे आप रखो। बीजेपी में जाने का कोई इरादा, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए, आपको मैं साफ बताऊं जी कि मैंने ज़िंदगी में कभी सियासत को पेशा नहीं माना और सियासत कभी दिमाग से नहीं की, दिल से की है। सियासत बड़ी बेमरवत चीज़ है। यहाँ मुरवत का और जज्बात का कोई मोल नहीं है। मैंने पिछले चुनाव में जम के बीजेपी का साथ दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि मुझे बीजेपी में जाना है या बीजेपी से हमारा कोई सौदा हुआ था। नरेश अग्रवाल साहब ने तोहमत लगाई थी, अमर सिंह को सिक्योरिटी मिल गई है, बीजेपी से इनका अंदर खाने का सौदा साबित हो गया है। अब तो वो खुद ही आ गए हैं। खुद ही आ गए। उस समय वो नोटबंदी के खिलाफ मोदी जी को क्या क्या सदन में बोला, रिकॉर्ड में। मैं समझता हूँ कि बीजेपी या सियासत, ये नरेश अग्रवाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जो रोज़ अपना स्टैंड बदलते हैं। मैं तब भी नोटबंदी के पक्ष में था, आज भी हूँ। और कल को मैं अगर कांग्रेस में भी चला गया, मान लीजिए, ऐसी उम्मीद है? नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। तो कांग्रेस नोटबंदी की मुखालफत करती रहे, हम वहाँ पर भी नोटबंदी के पक्ष में ही बोलेंगे। ठीक। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के भाई लोअर डिविजनल क्लर्क हैं, उनकी माँ एक छोटे कमरे में रहती है, भाभी की कबाड़ी की दुकान है, वो ईमानदार हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये बड़े मोदी हैं और नीरव मोदी। अब नीरव मोदी की तो रिश्तेदारी अंबानी से, तो इसका मतलब क्या, अंबानी को नीरव मोदी के भागने को हम अंबानी से जोड़ दें? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो ये गलत चीज़ है। ये बताइए साहब, उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण बने हैं, जो एक अलग तरह की सियासत शुरू हुई है पुआ और बबुआ की, गठजोड़ हुआ और जैसे आपने देखा फूलपुर हारे और इतनी बड़ी सीट थी इनकी गोरखपुर की, उसको हार गए। क्या लग रहा है 2019 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप पिछले चुनाव में जो लोकसभा नतीजे हैं उसमें आप बुआ बबुआ दोनों की सीट, दोनों का वोट जोड़ दीजिए, फिर भी बीजेपी आगे है। मैं ये समझता हूँ कि जो टीम का कप्तान है उसको आप अपने प्रतिनिधि के चयन का अवसर दीजिए। मैं समझता हूँ ये हार, गोरखपुर की हार, निजी हार है योगी आदित्यनाथ जी की। उनके बहुत ईमानदार हैं, हमारा उनसे कोई दूरी नहीं है, लेकिन कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, समन्वय की, व्यवहार की, कि उनके अपने बूथ में कितना वोट मिला है। बहुत आदर के साथ मैं कह रहा हूँ, योगी जी के राजनीतिक हैसियत पर लगा है। और फूलपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी PWD, ये मौर्य जी के पास है जी, तो ये मौर्य जी के ऊपर लगा है। और मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि अगर गुजरात हार गए तो एक जो नैतिक ताकत उनके ऊपर है, वो हाथ से निकलेगी, इसलिए उन्होंने गुजरात जीत के दिखाया। तो मोदी जी को गुजरात जीतना बहुत ज़रूरी और मजबूरी दोनों उनकी थी, और चुनौती का उन्होंने मुकाबला किया। योगी जी अगर गोरखपुर मठ का बूथ नहीं जीत सकते,
और मौर्य साहब PW दिया सा महकमा लेकर फूलपुर नहीं जीत सकते। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि पूरे लोकसभा चुनाव में आप बराए करम, बराए मेहरबानी, ये अकेले जो मोदी जी का वोट है उस वोट को और दोनों को मिले हुए वोट को जोड़ के देख लें। लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको मोदी जी को तंग करना बंद करना होगा। मोदी जी के घर में ही ठीक वैसे ही सताया जा रहा है जैसे समाजवादी पार्टी में हमें सताते थे लोग। काम भी हमसे करवाते थे कि काम करिए, कुछ मुकदमा हो गया आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बाहर मुंबई में पार्टी बनानी है आप बनाइए, मध्य प्रदेश में आप बनाइए, तमिलनाडु आप जाइए, काम सारे आपसे करा लिए, मलाई खा ली। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे मलाई खा ली, मलाई खा लें, लेकिन हमारे ऊपर ये तो नहीं कहा कि उदयवीर अमर सिंह की तस्वीर पर पेशाब करो, ये किया अखिलेश ने। ये बहुत गलत किया है और शायद ये वो दर्द है जो हमेशा ही आपको सताता रहेगा और जो सालता रहेगा। रिश्ते बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है? माफ़ नहीं कर सकते क्या भाई ठीक है छोटा बच्चा है, गलती हो गई उससे, उम्र में बहुत छोटा है आपसे? नहीं, छोटा बच्चा है तो मुख्यमंत्री नहीं बने, छोटा बच्चा है तो अपने बाप का बाप ना बने, अपने बाप को बाप माने और बाप को दे दे जो देने के लिए कहा है। जब वो सवाल उठता है तो कहता है कि बाप हमारे पिता त्याग के रास्ते पर हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ बूढ़े बाप के कहने पर राम जंगल चले गए थे। बिल्कुल। और अखिलेश का उत्तर प्रदेश वो है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बूढ़ा बाप मुलायम जंगल को जाएगा। राम की पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने बड़ों की इबादत की, उनके हुक्म को टाला नहीं, जंगल चले गए। बाप ने कहा था तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो आज राम के नाम पर सियासत हो रही है, राम के नाम पर पागलपन हो रहा है, राम को लोग पूज रहे हैं, इसलिए नहीं पूज रहे, उनके गुणों को पूज रहे हैं। गुरु का सम्मान, अपने माँ बाप का सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। मतलब राम गोपाल यादव हों, अखिलेश यादव हों या फिर आजम खान हो, इनसे रिश्ते सुधरने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनसे छोड़ दीजिए, इन सब लोगों से षड्यंत्र करने वाला और उसका रचनाकार नरेश अग्रवाल, जिससे सारी रचना की, जिसकी चिट्ठी से हमें राज्यसभा की अग्रिम पंक्ति से पिछली पंक्ति पर भेजा गया। हमारे खास दोस्त अरुण जेटली जी का भी वो खास दोस्त है, वह भारतीय जनता पार्टी में है। तो पहले मैं सोचा करता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि कम से कम मुझे वहाँ ये चेहरे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए गया भी तो मुझे तो नरेश सबसे पहले दिखाई देगा। अब मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर रामगोपाल यादव को भी, क्योंकि रामगोपाल इस चुनाव का एक दो संदेश है कि रामगोपाल यादव के दिन लद गए, उनका दाहिना हाथ काट दिया गया, और जैसे ही उनका हाथ कटा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनको शिरकत करने का मौका मिला, उससे पता चलता है कि पूरी दाल नहीं तो दाल में कुछ तो काला जरूर है। शिवपाल यादव हैं, वो आपके दोस्त हैं, और ठीक है सियासत में तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमेशा वो तकरीबन आपके साथ ही रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में वो जा सकते हैं, कुछ इस बात की जानकारी? शिवपाल जी से हमारी सियासी बात होती रही और मैं चाहता था कि अब की बार के राज्यसभा चुनाव में जी मेरा कांग्रेस की हमने सरकार बचाई जी, और कांग्रेस की सरकार बने न्यूक्लियर डील के वक्त, और सरकार कांग्रेस की मैंने इसलिए नहीं बचाई। CNN को करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में कलाम साहब के लिए जी, उनकी याद में, कलाम साहब की याद में इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा है, विजुअल आप खोज लीजिए गूगल में मिल जाएगा, कि अमर सिंह हमारी हिमायत नहीं कर रहे थे, कलाम साहब के कहने से की। कलाम साहब ने कहा ये डील नहीं हुई तो देश के ऊपर बड़ा खतरा होगा, और ये डील तभी संभव है जब ये सरकार बचेगी। ये सरकार हमने कांग्रेस की सरकार नहीं बचाई। हिंदुस्तान की न्यूक्लियर डील जो चीन और पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि वो मुकम्मल हो जाए, इसके लिए मैंने ये डील कराई और कलाम साहब के घर से हिमायत की बात कही। बिल्कुल। उसके बदले में मुझे तिहाड़ जेल मिली। मेरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीन से कोई न मतभेद है न मनभेद है, लेकिन चिदम्बरम, अहमद पटेल और कुछ और लोग, जो लोग वहाँ पर पूरे सिस्टम पर काबिज थे, इन लोगों ने इस बात के लिए कि हमने सरकार बचाई हमें जेल भेजा। तो कांग्रेस का ने जो ये दुख दिया, हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, कौन इनका साथ देगा? और अगर मैं सोनिया जी की इज्जत करता हूँ, हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ,
उन्हें नहीं पता था किडनी ट्रांसप्लांट का मैं पेशेंट हूँ। उन्हें नहीं पता तिहाड़ की हालात क्या है। डॉक्टर से पूछ ले किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो नहीं तो अगर जेल ही भेजना था कांग्रेस को तो एक कमरा दिलवाते। तो एक छोटे से कमरे में हमें बंद कर दिया गया और हमारा कसूर था कि हमने न्यूक्लियर कराने के लिए इनकी सरकार बचाई। और कोई वो हर कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने खर्चे से, अपने वकीलों की मदद से मैं जीत के आया। लंबी फहरिस्त है इस तरह की, लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं 2019 के लिए? मोदी वर्सेस ऑल की बात हो रही है, तो क्या 2019 के लिए मोदी के सामने कोई चैलेंज मानते हैं राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को? देखिए, राहुल गांधी पहले से बेहतर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी की मेरी समझ से जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अंग्रेजी में सोचते थे और हिंदी में बात करते थे। तो लफ्ज़, जुमले ये सियासत में बहुत करामत होते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे आप अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो कैसे लोगों के जहन तक पेनिट्रेट कर रहा है। मैं समझता हूँ इस मामले में पहले से वो बेहतर है, लेकिन आज भी मोदी से बहुत पीछे। तो उन्हें बहुत अभी मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। और मेरा मानना है कि मोदी जी को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। मोदी जी को खतरा उनके आजू बाजू, उनके अपने घर में है, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो एक चिन्हित बड़े सियासी दल के राइवल हैं। और भारतीय जनता पार्टी में रात दिन उनके गिरबान में जो लोग हैं वो भी सांप की तरह हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि इतने बड़े कैसे हो गए। उन लोगों को भी जिन्होंने इनको बनाने में अपना योगदान दिया, वो चाहते हैं वो कब्जे में रहें। और जहाँ तक मैंने मोदी जी को समझा है वो कि वो एक एहसास की तरह है। उस एहसास को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। और मुट्ठी में कैद न करने पाने के कारण देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो राडिया टेप में कहते थे कांग्रेस तो अपनी दुकान है, अब वो ये कहने की हिमाकत नहीं कर सकते कि मोदी तो अपनी दुकान है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। और सिर्फ सियासतदान नहीं, देश के बड़े बड़े पैसे वाले धन पशु, धन सांड, ये भी इकट्ठे हो गए हैं। ये भी परेशान है। ये भी परेशान और इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे हो गए हैं। और इन सब के टारगेट नरेंद्र भाई हैं। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है 2019 इलेक्शन में? किस तरीके से आप देख रहे हैं खुद की भूमिका को? देखिए, मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे मोदी जी में सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, ईमानदारी। और अभी इंडिया राइजिंग का एक उनका प्रेजेंटेशन मैंने देखा, उसमें उन्होंने जो दो बातें कही वो दिल को छुई कि गीली लकड़ी को जलाने के लिए खांसते खांसते खाना बनाने वाली वो हमारी बहन, और अंधेरे में और गुर्बत में रहने वाला वो आदमी जो रोशनी का के लिए उससे महरूम है। तो हर घर में बिजली चली जाए और हर घर में गैस का सिलेंडर चला जाए, ये बड़ी छोटी उज्ज्वला योजना है, बड़ी छोटी सी बात है। सही। हम अपनी माओ बहनों को पकाने के लिए गैस, और जो बड़े लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। सही। और रोशनी दे दें। सिर्फ यही तो कह रहे हैं, अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नज़र डालो, अरे वो रोशनी वाले हैं, और रोशनी वाले 1% हैं। एक आखिरी सवाल ये है साहब कि आपने कहा था कि मुलायम सिंह से मुलाकात जो है वो बंद हो गई है, वो कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से आओ। तो क्या अमर सिंह जी सामने वाले दरवाजे से, आप चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आप मिलेंगे उनसे, या मिलना बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, हम सियासत की तवायफ नहीं है जो मुलायम सिंह की मर्जी से जब चाहें वो सियासत का घुंघरू दें और उसको उन सियासत की घुंघरू और पाजेब पहन कर हम सियासी तवायफ के लिए उनकी नज़र में, उनके हुजूर में, उनकी महफिल में पेश हो जाएं। ये नामुमकिन है। अगर इज्जत से बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, इज्जत के साथ बुलाएंगे तो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार इज्जत से बुलाएंगे और कितनी बार बेइज्जत करेंगे। ज़िंदगी बिता दी है, दोनों गुर्दे खो दिए। तो अब ये रिश्ता ख़त्म? नहीं, रिश्ते नहीं ख़त्म हुए। रिश्तों का स्तर क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी है। रिश्ते तो मोहब्बत के,
या मोहब्बत के बगैर, मुलायम सिंह, अमिताभ बच्चन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की कहानी है, तो उसका एक पन्ना है। सर लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत धोखे खाए हैं आपने, बहुत धोखे मिले हैं, पता नहीं क्या वजह है, और फिर भी इतने धोखे खाने के बावजूद भी डटे रहना, ये बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। तो ये हरदम जान लीजिए कि जूलियस सीजर, आप पढ़िए शेक्सपियर की डार्क ट्रेजेडी पढ़िए, उसमें हरदम सीजर को ब्रूटस ही मारता है। अगर धोखा मिलता है या आपकी जान जाती है तो बाहर के लोगों से नहीं, अपनों से। आपकी अगर तरक्की होगी, आपके दोस्त खुश होंगे, आपके परिवार के लोग, हो सकता है आपके भाई, इस बात से उनकी तबीयत नासाज हो जाए कि हम एक माँ बाप की औलाद, ये इतना आगे क्यों, हम इतना पीछे क्यों, और आप अपनी जान दे दीजिए, फिर भी वो आपको पसंद नहीं करेंगे। और यही दिक्कत मोदी जी की है। मोदी जी की दिक्कत कांग्रेस नहीं है, मोदी जी की दिक्कत ममता नहीं है, मोदी जी की दिक्कत मायावती नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों की ज़िंदगी में कोई यादव सिंह है, इन सब लोगों की ज़िंदगी में कोई गोमती रिवर फ्रंट है। ये इनके बदन पर बहुत बदनुमा दाग और धब्बे हैं, और ये कहेंगे कि हमें प्रशासनिक आतंक हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक आतंक नहीं है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांचें हैं। इन जांचों की आग से अपने को झुलसने से बचाने का काम ये लोग करें, फिर ये लोग मोदी जी से लड़ें। लेकिन मोदी जी के संग जो बैठे हैं, मोदी जी के साथ जो राजनीति हैं, उनसे बच कर रहने की ज़रूरत है, उनसे बच कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी काली नज़र मोदी जी की कुर्सी पर है। हाय, हमें नहीं मिली, ये बेवफा कब हमें मिलेगी। ठीक है सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे अमर सिंह जी। तमाम खूबियों के साथ साथ जो इनकी बेबाकी है वो इन्हें बाकी लोगों से बिल्कुल जुदा करती है, अलग करती है, एक अलग ही मुकाम पर ये रहते हैं हमेशा। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।